साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन प्रश्नों की श्रृंखला को बना रहे होंगे। हमारे यहाँ सीटेट, बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं अन्य राज्यों के टीटी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9973115257 अर्थात 99,731,15,257 एवं 8581071208 अर्थात 8581071208 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज का जो हमारा सेट नंबर 19 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत VVI सेट है साथियों। इसलिए इसका जो आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, इस वीडियो को आप बार बार सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। काफ़ी शोध के बाद 2 पेज का आपको समरी बनाया गया है, तो समरी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ और इस समरी को भी आप बार बार सुनेंगे तो आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन से किसी भी तरह का जो प्रश्न आएगा तो आप निश्चित रूप से बना सकते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन CCE, भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इस पद्धति द्वारा 6वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। अब सतत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों की वृद्धि और विकास अभिज्ञात पक्ष का मूल्यांकन। इसका अर्थ है निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वमूल्यांकन। ये सतत का अर्थ है। अब व्यापक का क्या क्या अर्थ है? तो व्यापक का है ज्ञान, समझ, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन, मापन, परीक्षा और अन्य पक्ष भी है, लेकिन ये पक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब व्यापक का अर्थ छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा सहशैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। व्यापक शब्द विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए उपयोग किया जाता है। परीक्षा और गैर परीक्षा दोनों तथा इसका लक्ष्य अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करना है। इसका लक्ष्य अच्छे नागरिक बनाना है जिनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके पास उपयुक्त कौशल तथा वांछित गुणों के साथ शैक्षिक उत्कृष्टता हो। अब मूल्यांकन का क्या अर्थ है साथियों? तो मूल्यांकन कक्षा अधिगम प्रक्रियाओं के साथ बच्चों के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध तरीके से साक्ष्यों का संकलन, विश्लेषण, व्याख्या एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है। अब साथियों, एक जो बिंदु है मूल्यांकन व आकलन में अंतर, तो हमारे अधिकांश शिक्षक साथी चूँकि DLED व B.Ed किए हुए काफ़ी दिन हो गया है तो इसमें अंतर को थोड़ा सा समझने में भटक जाते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और इससे भी लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, या जो सीटेट की परीक्षार्थी हैं उस भी आकलन और मूल्यांकन में अंतर समझ लेंगे, चूँकि 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। तो आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आकलन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वहीं मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मूल्यांकन किसी बच्चों का विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। दूसरा है आकलन में यह छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मतलब आकलन जो है बिल्कुल छोटा छोटा इसका उद्देश्य होता है, कोई बड़ा उद्देश्य नहीं। वहीं मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बच्चों व अभिभावकों को फीडबैक प्राप्त होता है। मूल्यांकन जो किसी बच्चों का किया जाता है तो उसे जो है सो शिक्षकों को बच्चा क्या कर रहा है उससे संबंधित उसका फीडबैक मिलता है, उसके गार्जियनों को फीडबैक मिलता है। तीसरा अंतर है आकलन से निरंतर सुधार किया जाता है। अर्थात जब हम किसी बच्चों का आकलन करते हैं तो आकलन के द्वारा बच्चों में निरंतर सुधार होता है। वहीं मूल्यांकन जो होता है सो यह कक्षा उन्नति का आधार होता है। अर्थात टर्म एंड में वार्षिक जो हम परीक्षा लेते हैं तो क्लास 6 से अगर 7 में बच्चा गया तो उसका हम मूल्यांकन करते हैं। अब इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में आप समझे तो आकलन और मूल्यांकन, आकलन में हम जब किसी बच्चे का जो है क्लास 1 में एडमिशन करते हैं
तो क्लास 1 से लेकर बच्चा जहाँ तक जाता है तो उसका नित्य हम आकलन करते रहते हैं कि उसमें क्या क्या बदलाव हो गया, और छोटे छोटे पक्षों को लेकर करते हैं। वही मूल्यांकन जो है कक्षा उन्नति, मतलब अगर कोई बच्चा क्लास 1 में है, अगर क्लास 2 में गया तो हम उसका मूल्यांकन किए, क्लास 3 में गया तो मूल्यांकन किए। तो इस तरह आकलन और मूल्यांकन को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, आज आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब सतत मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन के 2 क्षेत्र हैं। पहला संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा है सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत 2 चीज आता है, एक है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन संरचनात्मक मूल्यांकन, और दूसरा है सबमेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन। वहीं सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जो निम्न है: खेलकूद, योग, सांस्कृतिक गतिविधियां, सहयोग और अनुशासन। ये सब सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस तरह साथियों मेरा प्रयास रहा कि आप जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित बातों को समझ गए होंगे। अब साथियों हम लोग जो है रैपिड रिकॉल का जो हमारा सेगमेंट है, हम लोग रैपिड रिकॉल की तरफ चलेंगे। चूँकि हम प्रत्येक दिन रैपिड रिकॉल करते हैं, पहले हम लोग रैपिड रिकॉल का मोस्ट VVI 10 प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। वह आप सभी अपना उत्तर कॉपी पर जंबो स्पीड से लिखते चलेंगे। जो साथी उत्तर नहीं जानते हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो के अंत में उत्तर दिया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब जो 10 क्वेश्चन है, इस पहला स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, दूसरा वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू होता है, तीसरा सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, चौथा शारीरिक विकास का क्षेत्र है, पांचवा गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, छठा जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, सातवां प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, आठवां संक्रियात्मक अवस्था है, नौवां नवजात शिशु का भार होता है, 10वां किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। तो साथियों हमें आशा है कि आप निश्चित जो है सो इसका उत्तर लिख लिए होंगे, कम से कम 2-3 प्रश्नों का तो उत्तर निश्चित लिख लिए होंगे। अब जब हम ये सेट बना रहे होंगे तो सेट बनाते बनाते आप जो और क्वेश्चन है उसको बनाते चलेंगे। अब हम लोग पहला प्रश्न क्यों चलते हैं। CCE पर प्रभावी रूप से बल दिया गया, ए राधा कृष्ण आयोग द्वारा, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, सी मुदालियर आयोग द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहला का जो उत्तर है इसका उत्तर है बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, अर्थात CCE पर प्रभावी रूप से बल दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। दूसरा व्याकरण की बारीकी का आकलन है, ए नियमों की परिभाषा पूछ के कर सकते हैं, बी संदर्भ युक्त सामग्री का प्रयोग करके कर सकते हैं, सी परीक्षा में व्याकरण के अधिक प्रश्न पूछे कर सकते हैं, डी उपरोक्त सभी। तो जो दूसरा का उत्तर है साथियों बी संदर्भ युक्त सामग्री का उपयोग करके कर सकते हैं, अर्थात व्याकरण की बारीकी का आकलन है, संदर्भ युक्त सामग्री का प्रयोग करके कर सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, CCE के आकलन के साक्ष्य संकलित रहते हैं, ए चेकलिस्ट में, बी पोर्टफोलियो फाइल में, सी डायरी में, डी रिपोर्ट कार्ड में। तो जो तीसरा का उत्तर है वो बी पोर्टफोलियो फाइल में, अर्थात CCE के आकलन के साक्ष्य संकलित रहते हैं पोर्टफोलियो फाइल में। CCE के आकलन के साक्ष्य संकलित रहते हैं पोर्टफोलियो फाइल में। अब चौथा, भाषा में आकलन की प्रक्रिया, ए अभ्यास प्रश्न के माध्यम से होता है, बी केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए है, सी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, डी केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो चौथा का उत्तर है सी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, अर्थात भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। अब पांचवा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है, ए निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता, बी इकाई परीक्षण की आवृत्ति, सी निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का अर्थ है निरंतरता, नियमितता, क्रमबद्धता, इकाई परीक्षण की आवृत्ति, निदानात्मक व उपचारात्मक परीक्षण। साथियों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 12 नंबर हमारा प्रश्न है साथियों, नहीं अब हमारा जो 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का आकलन है, ए लिखित परीक्षाएं, बी रचनात्मक आकलन, सी अवधि के अंत में परीक्षा, डी संकलनात्मक आकलन। तो 6 नंबर का जो उत्तर है डी संकलनात्मक आकलन, अर्थात सीखने का आकलन होता है संकलनात्मक आकलन।
अब 7 नंबर, छात्रों के विकास के उद्देश्य की दृष्टि से किया गया मूल्यांकन, ए निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, बी योगात्मक मूल्यांकन, सी परीक्षा, डी प्रयोग। तो इसका उत्तर है साथियों 7वां का ए, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन, अर्थात छात्रों के विकास के उद्देश्य की दृष्टि से किया गया मूल्यांकन निरंतर और व्यापक मूल्यांकन होता है। अब 8वां नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा कौशल में आए परिवर्तनों का पता लगाने का सबसे कारगर तरीका है, ए जांच सूची, बी रेटिंग स्केल, सी लिखित परीक्षा, डी पोर्टफोलियो। तो 8वां का उत्तर है सी लिखित परीक्षा, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा कौशल में आए परिवर्तनों का पता लगाने का सबसे कारगर तरीका है लिखित परीक्षा। अब 9 नंबर, नाटक शिक्षण में CCE के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ए लिखित परीक्षा लिखना, बी मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, सी पढ़े गए नाट्य का मंचन, डी पात्रों का चित्रण लिखना। तो 9वां नंबर का उत्तर है सी पढ़े गए नाटक का मंचन, अर्थात नाटक शिक्षण में CCE के लिए पढ़े गए नाटक का मंचन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब 10 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है, ए गुणात्मक, बी निदानात्मक, सी परिणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब 11 नंबर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है, ए सत्र मूल्यांकन, बी अर्धवार्षिक मूल्यांकन, सी निदानात्मक मूल्यांकन, डी इकाई मूल्यांकन। तो इसका उत्तर है सी निदानात्मक मूल्यांकन। साथियों ये हमारे सेट का सबसे VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है निदानात्मक मूल्यांकन की, इस क्वेश्चन को आप लोग टिक आउट कर लेंगे निश्चित रूप से। अब 12 नंबर प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, ए बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकताओं पर, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इसका उत्तर है सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। अब 13 नंबर, मूल्यांकन का उद्देश्य है, ए निरपेक्ष, बी सापेक्ष, सी एकांकी, डी बहिमुखी। तो इसका उत्तर है बी सापेक्ष, मूल्यांकन का उद्देश्य है सापेक्ष, और ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत VVI है। अब 14 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये कहा, ए क्रोनबेक ने, बी टार्गर्सन व एडम्स ने, सी रैल्फ टायलर ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका उत्तर है बी टार्गर्सन व एडम्स ने, अर्थात किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये टार्गर्सन एडम्स ने कहा। किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना मूल्यांकन है, ये टार्गर्सन व एडम्स का कथन है। अब 15, घटना वृत्त प्रपत्र है, रेटिंग स्केल, बी संचयी आलेख, सी एनेक्डोटल आलेख, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का उत्तर है सी एनेक्डोटल आलेख। अब 16 नंबर, रैल्फ टायलर के अनुसार मूल्यांकन है, ए शैक्षिक उद्देश्य निर्धारण प्रक्रिया, बी शिक्षण प्रक्रिया, सी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया, अर्थात रैल्फ टायलर के अनुसार मूल्यांकन है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा निर्धारण प्रक्रिया। अब 17 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है ए रूसो, बी जॉन डेवी, सी BS ब्लूम, डी किलपैट्रिक। तो इसका उत्तर है साथियों सी BS ब्लूम, अर्थात मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से BS ब्लूम ने प्रस्तुत किया। अब 18, कोई परीक्षा कैसी है इसका निर्णय किया जाता है, ए मापों से, बी मूल्यांकन से, सी परीक्षा से, डी सभी से। तो इसका उत्तर है 18 का बी मूल्यांकन से। साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत VVI है, काफ़ी VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। अब 19 नंबर क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? ए 2005 में, बी 1986 में, सी 2009 में, डी 1993 में। तो 19 नंबर का उत्तर है
2009 में, अर्थात CCE का आरंभ 2009 में हुआ था। 20 सतत का अर्थ क्या है? A आहा अनुभव, B एक घटना, C प्रक्रिया, D निरंतर। तो इसका उत्तर है D निरंतर, अर्थात सतत का अर्थ निरंतर है। अब 21 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है। A रेटिंग स्केल, B ग्रेडिंग व्यवस्था, C निबंधात्मक परीक्षा, D रूपात्मक परीक्षा। तो इसका उत्तर साथियों निश्चित रूप से C है, निबंधात्मक परीक्षा, अर्थात शिक्षण में गुणात्मक व्यवहार परिवर्तनों के मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीक नहीं है निबंधात्मक परीक्षा। अब साथियों सबसे पहले जो है हम लोग रैपिड रिकॉल का सेगमेंट देख रहे थे, तो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश व फास्ट स्पीड से रैपिड रिकॉल कराने वाला वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा टैगलाइन है मूलना मनुष्य का स्वाभाविक प्रक्रिया है और रैपिड रिकॉल के द्वारा याद करवाना हमारा कार्य है। तो साथियों हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से रैपिड रिकॉल का जो क्वेश्चन है बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो आप अपना उत्तर को मिलावें। सबसे पहला क्वेश्चन था स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। पहला उत्तर है, आप लिख लें, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। दूसरा क्वेश्चन है वर्णमाला की पहचान किस आयु वर्ष में शुरू हो जाती है? तो इसका उत्तर है 3 वर्ष। वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष में शुरू हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है 2001। तीसरा का उत्तर है 2001, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। चौथा क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है? तो इसका उत्तर है स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। अब जो 5वां क्वेश्चन हमारा है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? तो सर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है हमारा सर। गर्भ में साथियों सबसे पहले सर का ही निर्माण होता है। अब 6 नंबर जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270। इसका उत्तर है 270, 270। अब जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष को कहा जाता है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। अब जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर संक्रियात्मक अवस्था है। संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। इसका उत्तर है 7 से 11 वर्ष। इसका उत्तर है 7 से 11 वर्ष। अब 9वां नंबर नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। और 10वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है स्टैनली हॉल को। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? स्टैनली हॉल को। साथियों अगर हमारा यह वीडियो आपको मदद किया हो, मदद कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि इस वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर आप सीटेट या बीपीएससी का परीक्षा को पास कर सकते हैं, तो आप इसको अन्य साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। और अंतिम में एक विनम्र निवेदन कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो हमारी तरफ से डाला जाएगा तो आपके पास सर्वप्रथम पहुंचेगा, उससे आप फायदा उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत।